मेरी जेठानी माँ बनने वाली थी, मगर उसका पति 3 सालों से घर नहीं आया था। वो हर रात मेरे ससुर के कमरे में जाती, हाथ में तेल लिए, और फिर कमरे से चीखों की आवाजें आती। वो सुनकर मेरे होश उठ जाते। मेरी शादी दुनिया के सबसे गंदे घर में हुई थी। फिर एक रात जब मैं ससुर जी के कमरे में मेरी जेठानी की जगह गई तो ससुर जी ने दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही लाइट ऑफ की तो मेरे जिस्म से जान निकल गई। क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम अनीता है। मैं इस दुनिया की सबसे घटिया परिवार में ब्याही गई हूँ। जी हाँ, यही कहना सही होगा, क्योंकि मेरे ससुराल में काम ही ऐसे होते थे जो समझ से बाहर थे। मेरे ससुराल में मेरी एक जेठानी, एक ससुर ही था। जेठ बाहर के मुल्क होता था, उसको शादी में भी नहीं देखा था, वो शादी में आया नहीं। मेरे पति का नाम सुभाष था। दरअसल हमारी लव मैरिज थी और मेरे घर वाले राजी नहीं थे, क्योंकि मेरे पति बहुत कमजोर और बीमार नजर आता था। मेरे माँ बाप को पूरा यकीन थे कि ये नशा करता है, जबकि ऐसा नहीं था। मैं चाहती थी कि हमारी शादी इज्जत और सुकून से हो जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया और बात बिगड़ गई। मैंने सुभाष से कहा कि ये मेरी शादी किसी भी कर देंगे, 1 से 2 दिन है तुम्हारे पास, मुझे यहाँ से बयां कर ले जाओ, वरना तीसरे दिन में जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। फिर सुभाष ने अपनी कोशिश को और तेज किया और दोस्तों की मदद ली और मुझसे शादी कर ली। मेरे घर वालों ने कहा कि तुम्हारे लिए आज से इस घर के दरवाजे बंद है। मैं हैरान तब हुई जब सुभाष के पापा भी शादी में खुशी खुशी आए और डांस करने लगे। वो बिल्कुल भी नाराज नहीं थे, कहते थे कि इश्क करना गुनाह नहीं है। मेरी शादी पर ही मैं अपनी जेठानी से मिली और उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। शादी के बाद मेरे पति सुभाष की जिम्मेदारी बढ़ गई थी, जिस वजह से मेरा पति मेहनत करने लगा, क्योंकि अब घर को पैसों की जरूरत थी। सुभाष सुबह जाता तो रात को ही वापस आता, ऐसे में घर में सिर्फ मैं और मेरी जेठानी ही थे। एक दिन मैंने कुछ बहुत ही अजीब देखा। रात होते ही मेरी जेठानी सारा काम खत्म करने के बाद मेरे ससुर के कमरे में जा रही थी। उसके हाथ में तेल की एक कटोरी थी। मैं ये वाकया देखकर बड़ी हैरान हो गई और जैसे ही वो अंदर गई और उसके बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया, मैं हैरान रह गई कि भला इस वक्त उसका अंदर क्या काम है और ये कटोरी में तेल लेकर अंदर क्यों गई है। कुछ देर में खड़ी रही कि शायद तेल देने गई होगी और दरवाजा गलती से बंद हो गया होगा, वह अभी वापस आ जाएगी। लेकिन वो वापस नहीं आई। लगभग 20 से 25 मिनट गुजर गए, मगर मेरी जेठानी वापस नहीं आई। कुछ देर बाद मेरा पति सुभाष आ गया। मेरे पति जैसे ही बाथरूम से नहा धो कर आए, मैंने उसके लिए रात का खाना लगा किया। फिर हमने साथ बैठकर खाना खाया। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे पीने के लिए पानी का कह दिया। मैं पानी लेने के लिए दोबारा किचन में गई, तब भी मैंने देखा कि जेठानी अपने कमरे में नहीं थी और ससुर के कमरे की लाइट भी ऑफ थी। इसका मतलब वो सो चुके थे। फिर मैं पानी लेकर वापस आ गई बर्तन रखने के लिए। जब दोबारा किचन गई तब भी मैंने देखा यही सिलसिला जारी था। मेरे पूरा ध्यान मेरे ससुर के कमरे के गेट की तरफ था। खैर, चौकीदार बनकर तो नहीं बैठ सकती थी और भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह मैंने अपनी जेठानी से पूछना चाहा, मगर लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले दिन फिर से यही होने लगा। वह फिर रात होते ही सारे काम खत्म करके काफी जल्दी में नजर आ रही थी। जब उसको लगा कि अब सारे घर वाले सो गए हैं, तो तेल लेकर मेरे ससुर के कमरे में चली गई। मैं देर तक जागती थी क्योंकि मेरा पति देर से आता था। दरवाजा बंद होने वाली बात ने ही मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे के पास गई। मेरे कदम बहुत ही डरते डरते आगे बढ़ रहे थे और कान जरूरत से ज्यादा ही खुले हुए थे। छोटे मोटे शोर की आवाज पर भी आंखें इधर उधर देखना शुरू हो जाती थी। लेकिन फिर मैंने ऐसी आवाज सुनी जिसको सुनकर मैं हैरान रह गई।
क्योंकि मेरी जेठानी जब मेरे ससुर कमरे में थी तो ससुर के कमरे से मेरी जेठानी की सिसकियों की आवाज आ रही थी। लेकिन फिर मैंने ऐसी आवाज सुनी जिसको सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरी जेठानी जब मेरे ससुर कमरे में थी तो ससुर के कमरे से मेरी जेठानी की सिसकियों की आवाज आ रही थी। मैंने अपने कानों पर हाथ लगा दिया। मैं बुरी तरह हैरान रह गई कि ये सब क्या हो रहा है। मेरा ससुर और मेरी जेठानी दोनों बंद कमरे और वो सिसकियों की आवाज़ें से मैं हैरान थी। और अब तो मैं पूरा यकीन के साथ ये बात कह सकती थी, इस घर में बहुत गलत हो रहा था। मुझे से रहा नहीं गया। जैसे मैंने दरवाजे पर दस्तक देने लगी तो ससुर के कमरे की लाइट ऑन हो गई और मैं डर गई। मुझे लगता है कोई बाहर आ रहा है। मैं वापस अपने कमरे में आ गई और मन ही मन सोचा कि अपने पति सुभाष से बातें करूं, मगर मेरी ना जाने क्यों हिम्मत नहीं ही रही थी। अगले दिन मैंने अपनी जेठानी से रात के बारे में बात करने का सोचा। वो मेरे सामने बैठी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और मैं बर्तन धो रही थी। मैंने कहा कि रात को तुम ससुर जी के कमरे में क्या करने गई थी? तुम्हारे हाथ में तेल था और तुमने दरवाजा बंद कर दिया। मेरी जेठानी तो हैरान ही रह गई। उसको मुझसे इस तरह की बात सुनने की उम्मीद नहीं थी। कहने लगी कि ससुर के पाँव में दर्द था तो मैं उनके पैरों पर तेल की मालिश करने के लिए गई थी। मैंने कहा कि तेल लगाने के लिए गई थी, दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी और तुम तो अंदर जाकर बैठ गई थी। मैं 2-3 बार देखने आई थी और मैंने देखा कि तुम अपने कमरे में थी ही नहीं। मेरी जेठानी बड़ी होशियार थी, मुझसे ये झूठ बोल दिया कि मैं बाथरूम में थी, कमरे में नहीं थी, इसलिए तुम्हें मैं नजर नहीं आई होगी। मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, मेरी जितनी मुझसे नजर नहीं मिला रही थी। अपने काम में फिर मसरूफ हो गई। मैंने कहा कि क्या हुआ तबीयत को, तो वो झंझला कर बोली कि क्यों तुम बाल की खाल खींच रही हो। मेरी जेठानी ने बात का रुख दूसरी ओर कर दिया था और मुझसे कहा कि छोड़े ये सब बातें, इतना काम पड़ा है और तुम हो कि इतने सारे सवाल कर रही हो। लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि मेरे ससुर और जेठानी के बीच क्या चल रहा था। मेरी एक बचपन की सहेली थी, जब मैंने उसको ये सब कुछ बताया तो उसने इस बात को सुनकर बड़ी हैरानी हुई और मुझे से कहा कि वहाँ पर क्या हो रहा है दोनों के बीच कमरे में, तुम्हें पता करना चाहिए। मेरी सहेली की बातों से मेरा डर कुछ काम हुआ। मैंने सोच लिया था कि मैं अब ये जान कर रहूंगी कि सच्चाई क्या है। मेरी जेठानी भी बड़ी अजीब तरह की औरत थी, चुप चुप रहती थी और बहुत ही खुले कपड़े पहनती थी। एक तरफ कहती थी कि मुझे गर्मी लग रही है और दूसरी तरफ इतने लंबे और मोटे कपड़े पहनती थी, तब उसको गर्मी नहीं लगती थी। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी। एक दिन हमारे घर में एक रिश्तेदार आई हुई थी। उससे बातों बातों में मुझसे बातें की थी कि तुम्हारा पति सुभाष भी शादी से पहले विदेश जाना चाहता था, लेकिन उसके बाप ने जाने नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरा सुभाष बाहर ना जाए तो अच्छा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने कहा हाँ, तुम्हारी जेठानी का शौहर भी तो बाहर होता है, बेचारी कितनी उदास होती है। इन रिश्तेदारों की गलतफहमी दूर करने के लिए मैंने कहा कि नहीं, उदास तो नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक रहती है, बानी संवरती है, तैयार भी होती है, हाथों में चूड़ियां भी पहनती है। तो वो रिश्तेदार कहने लगी कि ऐसा तो नहीं, हमने तो उससे बड़ा उदास देखा है, वैसे है बहुत खूबसूरत। मैंने कहा खूबसूरत तो बहुत है, ऐसे में पति पास ना हो तो इंसान तैयार होकर किसको दिखता है, लेकिन उसका दिल करता ही कि वो तैयार होना चाहे, ये अच्छी बात है। इंसान को अपने लिए भी तैयार होना चाहिए, सिर्फ पति के लिए औरत क्यों सजे और सवरे, वो अपने लिए भी तैयार हो सकती है ताकि वो अपने आप को खूबसूरत देखकर उसे खुशी मिल सके। मेरी जेठानी को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उनका पति विदेश में है। ना उसकी बात होती थी, ना ही उसका कोई नाम लेता था, ना मैंने उसकी तस्वीर आज तक घर देखी थी। जेठानी को भी कभी अपने पति से फोन पर बात करते नहीं देखा था। अगर पति बाहर था तो फोन तो करता ही होगा। यहाँ तक कि मेरे ससुर ने भी कभी मैं यह नहीं कहा कि उनका एक बेटा बाहर है।
एक दिन मेरे पति थोड़ा जल्दी घर आ गए थे। हम सब खाना खा रहे थे तो मेरे ससुर ने कहा कि ऊपर वाले ने एक ही बेटा दिया है और ये सारा कुछ उसकी का ही है। अचानक वो चौंक गए जब मैंने कहा, पिताजी, भगवान ने आपको एक और बेटा भी तो दिया है। कहने लगे, हाँ, एक और बेटा भी तो है। अपनी गलती को संभालते हुए मेरे ससुर बोले कि मैं तो मजाक कर रहा था। हम सब हैरान हुए, वो कैसे भूल गए। मेरे पति ने भी अजीब सा चेहरा बना लिया और मेरी जेठानी भी इधर उधर देखने लगी। मुझे ऐसा लगा कि ये तीनों ही मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं, लेकिन मेरी जेठानी की वही तेल मालिश का खेल रोज चलता। मैंने फिर उसे से सवाल किया तो जेठानी कहने लगी कि ससुर की टांगों में दर्द होता है, जब तक उनकी टांगे ना दबावो उनको नींद नहीं आती। लेकिन मैं ये सोच रही थी, वे जब सो जाते हैं तो ये वापस क्यों नहीं आती, कमरे के अंदर ही क्यों रहती है, क्या सारी रात टांगे दबाती रहती है। ये सब मेरे लिए बड़ी अजीब बात थी कि रात को मेरी जेठानी ससुर के कमरे में चली जाती है, उनकी टांगों की मालिश करती है, मसाज करती है, फिर वहीं पर सो भी जाती है। इसका वहाँ क्या काम था। और वो आवाजें, उनके बारे में सोच के मेरे दिमाग वैसे ही घूमे जा रहा था जो मैं सोचना भी नहीं चाहती थी, और वो इस घर में हो रहा था। एक दिन तो कुछ हद हो गई। मैंने अपनी जेठानी को कपड़े बदलते हुए देख लिया। वो मुझे देखकर बुरी तरह चौंक गई, लेकिन जेठानी से ज्यादा तो मैं चौंक गई थी। मैंने जेठानी से कहा, आप तो माँ बनने वाली है और आपने मुझे बताया ही नहीं। मेरी जेठानी सुन हो गई, उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। वो पहले तो बहुत घबरा गई और खुद को संभाल कर बोली, हमारे खानदान में ये सब नहीं बताया जाता। जब तक 7 महीने ही नहीं हो जाते तब तक किसी को भी यह बात नहीं बताई जाती। कहते हैं कि नजर लग जाती है और अच्छी बात नहीं होती, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने कहा कि मेरे पति ने भी नहीं बताया, कभी ससुर ने भी कभी नहीं जिक्र किया। मेरी जेठानी बड़ी भोली बनने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा, शायद उनको याद नहीं रहा होगा। ये कितनी अजीब बात थी। इतनी बड़ी बात कोई कैसे भूल सकता है। और अब मुझे समझ आ रहा था कि क्यों मेरी जेठानी बहुत खुले कपड़े पहनती थी, पर अब उसको देखकर लगता है कि उसका 7वां महीना चल रहा है। इसका मतलब के 7 महीने पहले मेरा जेठ घर आया था, लेकिन फिर भी कोई इस घर में उसका नाम नहीं लेता था। क्या उसकी मेरे ससुर या पति के साथ कोई दुश्मनी थी, या ये उनको पसंद नहीं करते थे। इस घर में रहते हुए मुझे भी 3 महीने होने वाले थे। मेरे जेठ इनके लिए कुछ नहीं भेजता था, ना कभी कोई मनी ऑर्डर आया, ना ही कोई तोहफा। फिर मैंने सोचा कि एक तो मेरी जेठानी की ये हालत है, फिर ऊपर से मेरे ससुर भी उसको अपनी टांगे दबाने के लिए बुला लेते हैं, अपनी टांगों पर मसाज करवाते हैं, वो भी हर रोज। उनको इसका एहसास करना चाहिए। ऐसे में तो औरत को आराम की जरूरत होती है। एक दिन हम सब खाना खा रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा कि मैंने आपके लिए चाट बनाई है, ऐसी हालत में तो आपका खट्टा खाने का बहुत मन करता होगा। ये बात सुनकर मैं जो खाना मुंह में था वो उनके गले में अटक गया। मेरे ससुर ने भी उसको हैरान होकर देखा और फिर मेरी जेठानी मुझसे बोली कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं उम्मीद से हूँ, जबकि मेरा पति ही मुझसे मिलने के लिए नहीं आया है। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि कैसे मेरी जेठानी ने मुंह भर कर झूठ बोल दिया था, जबकि मुझे अच्छी तरह पता था कि वो उम्मीद से है, और अगर उसका पति नहीं आया था तो ये बच्चा किसका था। मेरे ससुर ने भी कहा, माहौल को संभालते हुए कहा कि वो तुमसे मजाक कर रही थी और तुमने सच मान लिया। बेटी, अभी ऐसी कोई खुशखबरी नहीं है हमारे घर, अब तो तुम्हारी और सुभाष की तरफ ही देखते हैं। जल्दी से कोई खुशखबरी सुना दो हमें, तो इस घर में भी रौनक लग जाए। मेरे ससुर ने अचानक ही मेरी जेठानी को कहा कि तुम्हारी मम्मी के घर तुम्हें छोड़कर आना था, आओ मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मैं तो भूल ही गया, तुम भी याद नहीं करवाती। अब इसका पति घर पर नहीं है तो ये जिम्मेदारी मुझे ही पूरी करनी पड़ती है।
जब ये कहती है मैं इसे इसके मायके छोड़ आता हूँ। मेरे ससुर मुझे सफाई दे रहे थे। आगे वो बोले कि तुम्हारी जेठानी के पापा से मेरी काफी दोस्ती भी है। वहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, अच्छा टाइम गुजर जाता है। तुम दोनों मियाँ बीवी बैठकर खाना खाओ, हम चलते हैं। मेरी जेठानी के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो अजीब तरह से मुझे देख रही थी जैसी मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी हो। मेरे ससुर उससे लेकर वहाँ से चले गए, जबकि पहले तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे कि आज ही लेकर जाना है। वह चले गए तो मेरे पति सुभाष ने मुझे कहा कि तुमको किसने यह सब कह दिया, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। मैंने कहा कि मैंने देखा था उनका पेट इतना बड़ा हुआ है। मेरे पति हंसने लगे कि उनका पेट मोटापे से बड़ा है और तुम समझ रही हो कि वह प्रेग्नेंट है। मेरा भाई कई साल से वापस नहीं आया है, तो बच्चा कहाँ से आ गया। मैंने अपने पति को कुछ नहीं कहा और बहस भी ना की, पर बात साफ थी और मैंने अपनी आंखों से देखा था। मेरी जेठानी उम्मीद से थी और उसका 7वां महीना चल रहा था, लेकिन वो ये बात क्यों छुपा रही थी, और अगर छुपा रही थी तो फिर कब तक छुपाती। क्या उसने बच्चों को पैदा नहीं करना था। मेरे ससुर जेठानी को रात तक वापस आए छोड़कर, तो अपनी जेठानी को देखकर मैं फिर हैरान रह गई, क्योंकि उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा निशान बना हुआ था जिससे जख्म लगा था। मैं आगे बढ़ी, मैंने कहा कि क्या हुआ है, यह कैसे हुआ। तो कहने लगी कि वापसी पर रिक्शे पर से गिर गई और मेरा मुंह जमीन पर लग गया। मैं हैरान रह गई। मेरी जेठानी की आंखों को देखकर लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही है। अपने कमरे में चली गई और उसने खाना भी नहीं खाया। अगर वह रिक्शे से गिरी थी और उसका मुंह जमीन पड़ना था तो फिर उसके बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता था कि किसी ने उस पर जुल्म किया है। मैंने जब जेठानी से उनके घर वालों के बारे में पूछा तो वो कुछ नहीं बोली। आज रात भी जब वह मेरे ससुर के कमरे में जा रही थी कि आंखों में आंसू थे। उसके कमरे में जाने से पहले उसने आंसू साफ कर लिए। इस बेचारी के साथ या तो कोई जुल्म हो रहा था और यहाँ पर ये खुद ही सब कुछ कर रही थी। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने अपनी जेठानी को कहा कि क्यों इतना बड़ा झूठ बोल रही हो सबके सामने। मैं अंधी नहीं हूँ, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है कि तुम माँ बनाने वाली हो। तुमने नकली पेट नहीं लगा रखा है। तुम इतना खाती भी नहीं को कि तुम मोटी हो जाओ। तुम्हारी कोख में किसका बच्चा है। तुम्हारा शौहर नहीं आया तो ये बच्चा किसका है। मेरी जेठानी ने मेरी बात सुन ली, लेकिन जवाब नहीं दे रही। मैंने कहा क्यों नहीं आती हो कमरे से बाहर, तेल लगा कर तो वापस आ जाओ। वहाँ सोने की क्या जरूरत, और कौन सा उनकी टांगों में दर्द रहता है जो रोज तुमने तेल से मसाज करना होता है। कौन सा काम करती है वो। अगर तुम दोनों मिलकर कुछ चक्कर चला रहे हो और अगर मुझे पता चला तो मैं सारे जग में तुम दोनों को बदनाम कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। मुझे पता है कि एक औरत मर्द के बगैर नहीं रह सकती है। तुम्हारा शौहर सालों से बाहर के मुल्क में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम उसकी इज्जत का सौदा कर दो। और इस बच्चे का क्या कसूर है। ये इस दुनिया में आएगा तो किसको अपना बाप कहेगा। क्या तुम इसको इस दुनिया में लेकर नहीं आओगी। कब तक छुपाओगी, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मेरी जेठानी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें यही लगता है कि मैं अपने ससुर के कमरे में जाती हूँ और मेरा बच्चा भी मेरे पति का नहीं है, तो आज मेरी जगह तुम मेरे ससुर के कमरे में जाओ, उनको तेल से मालिश करनी है, फिर देख लेना कि वहाँ पर क्या होता है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी, देखती हूँ क्या होता है। उसने कहा कि ससुर ने पहले ही कमरे की लाइट ऑफ की होती है और तुम्हें वो इतना ही कहेंगे कि तेल लगा दो तो तुम आराम से लगा देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं भी जाऊंगी और देखती हूँ अंदर क्या होता है। मुझे पता था कि औरत की गलती नहीं होती है, औरत जीत कर भी हार जाती है, लेकिन यहाँ पर मुझे मेरी जेठानी की गलती लग रही थी,
क्योंकि अगर कुछ गलत हो रहा था तो वह किसी को बताती क्यों नहीं थी। अगर मेरे ससुर उस पर जबरदस्ती कर रहे थे तो फिर वो ये बर्दाश्त क्यों कर रही थी, अपने पति से बात क्यों नहीं करती थी। वो मेरे पति को बता देती और किसको नहीं तो मुझे बता देती, मैं उसकी मदद करती। जिस किस्म की आवाज मैंने सुनी थी, मुझे अपनी जेठानी पर शक हो रहा था। मेरा शौहर तो वैसे ही देर से आता था और मेरे ससुर 9 बजे ही सो जाते थे। मेरी जेठानी ने मुझे कहा कि जाओ आज तुम चली जाओ। मैंने देखा कमरे की लाइट पहले से ही ऑफ थी। मैंने हाथ में तेल का कटोरी पकड़ी और अंदर दाखिल हो गई। मेरी जेठानी ने कहा था कि अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर देना और कोई बात पूछे तो आगे से सिर्फ वो हाँ ही करना। मुझे डरने की क्या जरूरत थी, ये मेरा ससुर था। अगर पता भी चल जाता तो मैं फौरन से बाहर आ जाती। मेरी जेठानी बाहर ही खड़ी थी। जब मैं अंदर गई तो मेरे ससुर ने अंदर जाते ही ऐसी बात कही कि मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। कहने लगे, मेरी जान आज इतनी देर क्यों लगा दी। मैं बुरी तरह हैरान रह गई। बैठो, मेरे पास खड़ी क्यों हो, क्या हो गया है, नाराज हो मुझसे। वो ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई अपनी बीवी से बात करता है। मुझे तो वहाँ 2 मिनट ही हुए थे कि मैं फौरन वहाँ से बाहर आ गई और अपनी जेठानी को हैरान होकर देखा। फिर वह मुझे अपने कमरे में ले गई और फिर उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई जिसमें वह अपने ससुर के साथ दुल्हन बनी बैठी थी। उसने कहा, यह मेरा ससुर नहीं मेरा पति है और मेरी शादी हुई है। तुमने जो आवाज सुनी इस वजह से सुनी कि ऐसी हालत में टांग दबाकर मैं बुरी तरह से थक जाती थी, इसीलिए मेरे मुंह से ऐसी आवाज आने लग जाती थी। ये इंसान अच्छा नहीं है, मुझ पर जुल्म करता है, मुझे अपना गुलाम समझता है क्योंकि आगे पीछे कोई नहीं था और ये मेरा पति है, ये बच्चा भी इसका है। इसने कहा था कि जब बच्चे के दिन आ जाएंगे ये मुझे गांव भेज देगा और फिर कुछ ना कुछ करके कह देगा कि ये बच्चा गोद लिया है। तुम्हारे पति ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि तुम्हें ये बात पता ना लगे, नहीं तो बदनामी होगी हमारी खानदान में। ये बात किसी को भी नहीं पता। जो औरत इस घर में आई थी वह तो मेरे पति की बहन थी, इसलिए वह भी हमारे साथ मिली हुई थी। जब तुमने सबके सामने कहा कि क्या आप उम्मीद से हैं, तो मेरे पति ने मुझ पर गुस्सा किया और मुझ पर हाथ भी उठाया। अभी मेरे चेहरे पर जख्म लगा हुआ था। सारे रास्ते उसने मुझे बातें सुनाई थी। यह खानदान बहुत ही अजीब है, यहाँ पर बहुत सारे राज हैं, जिनमें से मैं भी एक राज हूँ। तुम्हारे पति ने तुम्हें ये बात शायद इसलिए नहीं बताई कि तुम अजीब ना सोचो, तुम्हें बुरा ना लगे, लेकिन अब तुम अपने पति को बता देना कि तुम्हें सब कुछ पता है और तुम खामोश रहना। मेरे पति खुद ही तुम लोगों को यह सब बातें बता देंगे जब तुम्हें यहाँ पर कुछ महीने हो जाएंगे, लेकिन तब तक तुम मेरी बहन, मेरी जासूसी करना, मेरे मामले में बोलकर मेरे लिए दिक्कत करना बंद कर दो। इसलिए आज मैंने तुम्हें अपनी जगह भेजा था कि तुम्हें यकीन हो जाए। मुझे सब सुनकर मुझे अपने आप पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। मैंने अपनी जेठानी से माफी मांगी और वादा किया कि आइंदा ऐसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि मेरी वजह से उसकी जिंदगी पर बड़ा असर पड़ रहा था। इसके बाद मैंने अपने पति को यह बात बता दी, फिर वह भी शर्मिंदा हो गया। उसने कहा कि पहले ही तुम अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आई थी। मैं नहीं चाहता कि तुम यह सोचो कि मैं किस किस्म के लोगों में आ गई हूँ। मेरे पापा ने लड़की से मोहब्बत की है और फिर शादी की है, इसमें वो हमारी मोहब्बत के खिलाफ नहीं थे, तो उनको उनके हाल पर छोड़ दो और मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारो। मैंने ऐसा ही किया। कुछ दिनों के बाद मेरे ससुर के यहाँ बेटी पैदा हो गई। फिर उनके अंदर भी थोड़ी सी शर्म आई, क्योंकि पहले उनकी कोई बेटी नहीं थी। अब वो अच्छे तरीके से रहते हैं और अपनी बीवी का ख्याल भी रखते हैं। हम लोग ऐसी तरह जिंदगी गुजरते हैं। वो लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ थे। हम लोग ने अब अपने घर और रसोई अलग अलग कर लिए थे और मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं रहा है। मेरे पति के साथ में अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रही हूँ।